आपकी आई है, उन्होंने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी होगी वो थोड़ी सी मॉडरेट होगी। तो ये बात मार्केट्स को बहुत पसंद आ गई है। कल आईटी शेयर्स में अगर हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एप्पल की बात करें, मेटा की बात करें, तो काफी अच्छी चढ़त वहां पे देखने को मिली। तो ऑब्वियसली आज इंडियन मार्केट्स में भी आपने आईटी कंपनीज में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। रही बात 20,000 वेदर निफ्टी टच करता है यही महीने में, ये डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जो गुजरात इलेक्शंस का है। आज पहला चरण है, मेरे ख्याल से थर्सडे को फाइनली डिसाइड होगा कि बीजेपी को कितने सीटें मिलती है। मेरे ख्याल से अगर 120 की सीटें के ऊपर मिलती है तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। डेफिनेटली फिर और भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। बट मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी छोटे समय से जून से मार्केट अगर हम देखें तो बहुत ही तेजी से भागा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। बट रही बात अगर बीजेपी को 120 सीटों से कम आंकड़ा मिलता है या थोड़ा सा टक्कर की फाइट होती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में थोड़ा सा मुनाफा वसूली का सिनेरियो बिल्ड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इवेंट है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कंपनीज की कमेंट्री आई है, ग्रोथ नंबर्स आ गए हैं, प्लस यहाँ पे भी इन्फ्लेशन मॉडरेशन की बातें हो रही है, तो डेफिनेटली जनवरी, मिड जनवरी से हमको लग रहा है कि एक प्री बजट रैली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद अभी आ गई है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को लेके थोड़ा और कोई किसी को एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा स्टॉक्स में बनता है और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है काफी अच्छे मौके हैं। बट ये बात ध्यान में रखें कि जो इलेक्शन है वो मार्केट्स के ऊपर डेफिनेटली इन द नियर टर्म थोड़ा सा एक प्रभाव रख सकता है। अगर 120 सीटें के ऊपर आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आरवीएनएल में हमको लग रहा है कि रेल इंफ्रा का जो थीम है वो मार्केट्स को बहुत पसंद आ रहा है और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मेरे राय में देखिए ऑलमोस्ट 35 का 76-77 हो चुका है, तो यहाँ पे मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है। मेरे ख्याल से कम 25-30% थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम अगले 6 से 12 महीने के लिए रखिए, क्योंकि बजट में होपफुली कोई बड़े अनाउंसमेंट रेलवे इंफ्रा को आते हैं तो इसमें और थोड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन बाजार जिस लेवल पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली ये करते हैं तो इनकी एवरेज कॉस्ट भी कम होगी, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आउटलुक तो पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, यही राय रहेगी। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ जो पीरियड रहेगा कंपनी के लिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। एक तो पाम ऑयल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस अपने ऊपरी लेवल से काफी घटे हैं। मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज का जो सेकंड क्वार्टर था वो सारी कंपनीज के लिए खराब था। इनफैक्ट अडानी विल्मर के लिए भी मार्जिन प्रेशर में थे। लेकिन अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड और अच्छे परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल रॉ मटेरियल खर्चा कम होता है, वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप होता है तो डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनीज को सेकंड हाफ नॉर्मली एक अच्छा पीरियड माना जाता है। तो मेरे ख्याल से निवेशक को यहाँ पे कम से कम 6-8 महीने का व्यू रख के काम करना चाहिए। इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन फिर भी ये 6 to 8 मंथ अगर निवेशित रहते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट उसके ऊपर इनको एक 10-15% का अपसाइड मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से निवेशित रहना ही ठीक रहेगा, यहाँ पे लॉस बुक ना करें। ठीक है, अडानी विल्मर को होल्ड करने की सलाह। लेकिन एक शेयर जो दूसरा बताया अविनाश जी ने, पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स, हालांकि हमारे डेटाबेस में नहीं है, हम इसको कोशिश करेंगे कि दिखाएं इसके विभाव, लेकिन 48 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और हमने देखा है कि अचानक से इसमें तेजी आती है कभी कभार। ज्यादा डेटा इसके बारे में मौजूद नहीं है। अविनाश जी, आप कुछ गाइड कर पाएंगे इसको लेकर? देखिए अभिषेक, मैं ये स्टॉक ट्रैक तो नहीं करता हूं, लेकिन जो भी स्टॉक मेटल सेक्टर में है, हमको लग रहा है कि निवेशक को पहले तो फ्रंटलाइन मेटल कंपनीज में निवेश करना चाहिए। और मेटल का सेक्टर का जो आउटलुक है वो कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जब तक चाइना मेटल मार्केट में उतरती नहीं है तब तक कोई बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि लिक्विड काउंटर्स और जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है वही पे निवेश करिए। ऐसे छोटे मिड कैप काउंटर्स में तेजी आने के लिए काफी समय भी लगेगा और ये थोड़े से अननोन और इलिक्विड होने के कारण इनको बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली क्राउड जब जहां पे पैसा लगाती है वहीं पे अपना निवेश करते हैं।
बेसिकली ये शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका। उसके बाद 52 वीक हाई जब हुआ तभी रिटेल इन्वेस्टरों ने इस लेवल पे लिया, बाद में करेक्शन हुआ। फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नंबर्स में आया नहीं है। हालांकि देखिए टाटा ग्रुप कंपनी है तो लोगों का मानना है कि टाटा सुपर ऐप जो बना है यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मटीरियली अभी भी कोई नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया नहीं है। इनका बिजनेस अभी ज्यादातर एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स को जुड़ा हुआ है। इनका जो मोबाइल लाइसेंस था वो तो अभी उन्होंने रद्द किया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए कोई भी उछाल अगर इनको मिलता है तो इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए टाटा कंपनीज में बहुत पैसा बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऐसी कंपनी खरीदी है जहां पे डेटा और फाइनेंशियल्स अभी भी कोई बड़ी मात्रा में आए नहीं है। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि जो भी कैपिटल है वो कोई दूसरे प्रॉमिसिंग सेक्टर में पैसा डाले, क्योंकि देखिए होप के ऊपर मार्केट जिंदा है। और कभी कभी हम ऐसे शेयर लेके हमारे डीपी में रखते हैं जो सालों साल रहते हैं पर रिटर्न कोई देते नहीं है। तो अभी इनका जो कॉस्ट है 173, मार्केट प्राइस करीबन 101 है। तो इतना बड़ा अपसाइड करने के लिए कितना समय लगेगा वो कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स अभी भी वीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोई भी उछाल में इनको निकल जाना चाहिए और फ्रेश एंट्री कोई अच्छे प्रॉमिसिंग स्टॉक में करे जहां पे ये लॉस को रिकवर करे। ठीक है। तो ये राय टाटा टेली पर आपको दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से संजीव जी जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। संजीव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास न्यूरिका है जी 100 शेयर 1015 के। ओके, आपको तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। अविनाश जी, न्यूरेका के शेयर्स हैं इनके पास, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो खरीदारी भी है वो थोड़े ऊपरी स्तर पर है। एक साल का अगर चार्ट आपको दिखाएं तो करीब 900 अंकों से ज्यादा टूट चुका है ये शेयर। 70 अंक नीचे की करीब गिरावट देखने को मिली थी। और कुछ और भी डिटेल्स अगर बताएं तो हाल फिलहाल में प्रमोटर के हिस्सा बिक्री की भी खबर काफी आई। उसके बाद हमने देखा कि शेयर में अपने ऑल टाइम लो पर भी स्तर यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिला। फंडामेंटल लिहाज से कैसी लग रही है आपको अविनाश जी ये कंपनी, और इनके नुकसान की भरपाई हो सके इसके लिए कोई और भी अगर कंपनी आप इनको सजेस्ट कर पाए, उसमें इनकी मदद कर पाए तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए पहली बात तो न्यूरेका मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी है और मैं समझता हूं कि पब्लिक इशू के बाद बहुत तेजी देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने जब इशू किया था तभी कोविड का समय था। कोविड का टाइम में इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया, लेकिन अभी कोविड निकल चुका है। अभी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा ग्रोथ आएगा। और जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है पूजा, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज की इनकी बाइंग प्राइस है, प्राइस 489 है। तो मैं इनको शिफ्ट करने की बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे पैसा अगर ये डाल दे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि इनका नुकसान जो है वो रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान है। तो अभी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ थोड़ा न्यूरेका का और भी ढीला होता है तो शेयर इस लेवल से भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो फेडरल बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में कम से कम 20-25% का अपसाइड देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। अविनाश जी, आपसे राय चाहेंगे वाटेक वबाक को लेकर। 340 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, इनके खरीद भाव के आसपास ही है और 52 वीक हाइस के आसपास भी है। इस पर राय लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो शेयर है जहां पर कंपनी को लेके, सेक्टर को लेके जो बजट आता है कुछ न कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं। हालांकि बजट अभी 2 महीने के आसपास दूर है। क्या आपकी रणनीति होगी? अभी निवेशित रहें, अभी और इनको ऊपर के लेवल्स मिलेंगे? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो सेक्टर में काम करते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, पॉल्यूशन रिलेटेड जो होता है, इसमें डेफिनेटली स्कोप काफी बड़ा है। इनफैक्ट अभी सारी कंपनीज ईएसजी नॉर्म्स फॉलो कर रही है, तो इसमें जो पॉल्यूशन को रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वहां पे इनका बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ी बात, इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, करीबन 3.5-4 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। ग्लोबली अभी इनका जो कोलैबोरेटर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एक्सपोर्ट्स भी अच्छा कर रहे हैं। प्लस काफी बड़े निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो मेरे ख्याल से अभी तो इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास ही शेयर चल रहा है। अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन और पोल्यूशन के स्पेस में बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं और इनको ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा है। तो और भी अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली और एक अच्छा अपटेक आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज होल्ड ऑन, पर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे।
देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए जो कल रैली यूएस मार्केट्स में हो गई, यहाँ पे एक कंफर्ट ऐसा था कि नैस्डैक ऊपर गया, सारे फिनटेक की कंपनियां बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है इंडिया में, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो मिड कैप कंपनीज जैसे परसिस्टेंट है, मुझे लग रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेंथ इनके काफी स्ट्रांग है, डिजिटल का इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थोड़ा सा निवेश बन सकता है। जैसे शरद ने कहा कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स 30-40% गिरे हैं। सबसे पॉजिटिव बात आईटी कंपनीज की है कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनीज है, काफी कैश इनके बैलेंस शीट्स पे है, इन्होंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स और बायबैक से काफी बेनिफिट किया है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको अगले 12-15 महीने का व्यू लेना है, इस यहाँ पे जरूर एक थोड़ा सा निवेश बन सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो शुरुआत है, मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स थोड़ा सा पेन जरूर रहेगा। काफी ले ऑफ्स भी यहाँ इन कंपनीज में हुई है, स्पेशली यूएस कंपनीज में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है FY24 विल बी अ मच बेटर ईयर। आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से मिक्स्ड क्वार्टर्स हो सकते हैं। 24 के लिए होपफुली विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। इनफैक्ट अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए इनका मुनाफा काफी सिग्निफिकेंट है, अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है और 2000 शेयर है। तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए आप प्रॉफिट बुक करोगे तो ही आपकी एवरेज कॉस्ट यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। और बहुत लोग मैंने सुना है कि प्रॉफिट बुक करने के बाद जो बैलेंस क्वांटिटी बचती है वो बिल्कुल मुफ्त शेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इनका बेस्ट पार्ट है कि प्राइस भी इन्होंने अच्छा किया है, प्लस इनके पास बड़ी क्वांटिटी है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आने वाले बजट में भी हो सकता है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स डिफेंस को लेके आए। तो लॉन्गर टर्म में तो डेफिनेटली और भी अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। ये स्टॉक में कम से कम 1.5-2 साल की नजरिया अगर इनका है तो और भी ऊपरी लेवल्स इनको मिल सकते हैं। तो कंटिन्यू टू होल्ड और थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। देखिए मुझे लग रहा है कि पीएनबी एक ऐसा शेयर है सरकारी बैंक्स में जो दूसरे सरकारी बैंक्स के मुकाबले में बहुत ही कम चला है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखे, कैनरा बैंक देखे, एसबीआई देखे, तो नंबर्स में भी अभी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आया नहीं है। लेकिन सिंस इन्होंने 1000 की क्वांटिटी ली है, अभी कॉस्ट प्राइस मोरलेस सेम है, तो ये कम से कम 2-3 क्वार्टर्स इसमें निवेशित रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात हुई है कि इनकी जो सब्सिडरी है पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पे अभी एक मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। यहाँ के जो सीईओ थे वो पहले कैनफिन होम्स के हुआ करते थे, काफी एग्रेसिव है और होपफुली ये अपना हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो एग्रेसिवली बढ़ाना चाहते हैं। प्लस कोर बिजनेस तो अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी, लेकिन बढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको समझना है कि ये स्लो मूवर स्टॉक है कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। देखिए ग्रैन्यूल्स इंडिया की अगर हम बात करें तो इनका ज्यादातर जो बिजनेस है वो एपीआई से आता है और एपीआई में हमने देखा है पिछले 1-2 क्वार्टर से प्राइस इरोजन और मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है और उसी कारण से ग्रैन्यूल्स में भी एक थोड़ा सा रुक स्लो मूवमेंट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं, क्योंकि इनका यूएस मार्केट में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो अगर ये होपफुली नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं तो ही होल्ड करें। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर या मार्च का क्वार्टर में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख नहीं रहा है। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस निचले लेवल की है। स्टॉक को तेजी तब आएगी जब कोई बड़ा ट्रिगर नजर में आएगा और वो FY24 में होना चाहिए। तो तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करें, उसके बाद ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। अविनाश जी, बिल्कुल अभिषेक, आरसीएफ में आपको निवेश बनाए रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए ये 10% का जो ओएफएस है, प्लस हाल ही में ऐसा भी न्यूज फ्लो आ रहा है कि मैनेजमेंट का जो बदलाव है, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर सीईओ आने की अपेक्षा है। तो डेफिनेटली नंबर्स तो अच्छे आ ही गए हैं, प्लस बजट में होपफुली यूरिया को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं तो यहाँ पे और तेजी बनेगी। हालांकि देखिए आपने भी सही कहा कि निचले लेवल से ये स्टॉक थोड़ा भाग चुका है।